हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं हूं आपका दोस्त राम, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपके सर पर है। 28 तारीख से एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो इसी श्रेणी में हम सब लोग मिलके पहले साइंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में 2020 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर के हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड यानी मानव रक्त, और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जो पूछे ही जाएंगे, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना जरूरी है, ह्यूमन ब्लड हमारा टॉपिक है और पहले आपको ब्लड के बारे में कुछ चीजें पता होनी जरूरी है कि ब्लड क्या चीज है, और इसके पीएच के बारे में भी काफी चीजें पूछता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, हो सकता है थोड़ा क्लास लंबी हो जाए, पर मैं वादा करता हूं अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया, पूरी वीडियो देख ली, तो आप ब्लड या मानव रक्त के एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे और आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। यदि आपको और अच्छे से कवरेज चाहिए होगी तो हम बाद में किसी स्पेशल लेक्चर को कवर करेंगे, पर यहां पे हम ऑब्जेक्टिवली इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ब्लड है। ब्लड एक्चुअली क्या चीज है? ब्लड एक द्रव है, एक लिक्विड फॉर्म में। आप सबको पता है कि ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड होता है। तो किस तरह का लिक्विड है? एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव है, एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव है। इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो पूछता है कि ब्लड है क्या चीज। तो आपको सीधे बोलना है कि एक टिश्यू है, एक ऊतक है, और कैसा टिश्यू है? तरल संयोजी ऊतक है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, तरल तो हमने देख लिया ऊपर, संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला। देखिए कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसमें आदमी कब मरता है? ज्यादातर चांसेस कब होते हैं? जब चोट लगने के बाद उसके ब्लड की रुकावट नहीं होती, ब्लड रुकता नहीं बॉडी में और ब्लड बह जाता है तो मर जाता है। क्योंकि बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, आप सबको पता है कि पूरा शरीर बना होता है कोशिकाओं से। कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, ऊतक मिलके अंग बनते हैं, अंग बनके अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्रों के मिलने से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या जीव तैयार हो जाता है। तो कोशिकाओं को चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनको चलाने की आवश्यकता पड़ती है, और ये सब उन तक पहुंचाता है केवल और केवल रक्त, यानी कि संयोजन का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पीएच जो वैल्यू होता है वो इसका स्केल होता है 0 to 14, 0 से लेके और 14 तक, 0 से लेके 14 तक इसका पूरा एक स्केल होता है। यदि किसी भी द्रव का पीएच 0 से लेके 7 है, तो 0 से लेके 6.9 तक है तो वो एसिड होगा। अगर 7 है तो वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि वो वाटर होगा, जल होगा। जल का ही पीएच 7 होता है, शुद्ध जल का। और 7.1 से लेके 14 तक अगर होगा तो वो क्षार होगा, वो एक बेस होगा। तो एक चीज और इसमें बता देता हूं, अगर आप 6.9 से और 0 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 6.9 से 4 पे आए, 3 पे आए, तो जितना आप डाउन जाते जाएंगे आपका एसिड, आपका अम्ल उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे आप 7.1 से 14 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपका क्षार स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा। तो क्योंकि जो रक्त है वो एक क्षारीय द्रव है और इसका पीएच होता है 7.4, 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है। और एक वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। अगर पुरुष की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर होता है, और महिला की बात की जाए तो 4 से 5 लीटर होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है, रक्त किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा जो ब्लड का तरल भाग होता है, और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा होता है 55% और ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं होती हैं 45% तक। उससे पहले प्लाज्मा, देखिए ब्लड 100%,
55% आपका होगा प्लाज्मा और 45% होगा आपका ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं। और प्लाज्मा का जो प्लाज्मा अपने आप में 100% है। देखिए आप चीनी 1 किलो लेके आए तो वो अपने आप में पूरा 100% है। आप मैथ पढ़ते हो आपको ये चीज जानकारी होगी। तो यदि प्लाज्मा 100% है तो प्लाज्मा का भी 90% तक क्या होता है, 90 to 90% तक उसमें वाटर होता है और 8% में उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये आपको बात जाननी जरूरी है। अब यहां पे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये आपको याद रखना ही रखना है। जितना भी मैंने आपके लिए लिख रखा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। तो ब्लड कॉर्पसल्स में 3 तरह की कणिकाएं होती हैं। पहली होती है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और इनका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आरबीसी को टेक्निकली बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, और इनका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। तीसरा होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी रक्त कणिकाओं में ही होती हैं और प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अभी बाद में जब आरबीसी को हम पढ़ेंगे। पर जब भ्रूण होता है यानी बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तो रक्त का निर्माण कहां पे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणीय स्थिति में ब्लड का निर्माण कहां पे होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा लिवर में तथा स्प्लीन में। लिवर में तथा स्प्लीन। लिवर को बोलते हैं यकृत और स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा को तिल्ली भी बोल देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं आरबीसी पे। जैसा मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त के अंदर वो कौन सी कणिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता। देखो आपने सेल्स को पहले ही पढ़ा होगा, हम लोग भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर में आपको दूंगा। तो आरबीसी है, सेल्स हैं। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है या उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो आपसे पूछेगा कौन सी रक्त कणिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता या केंद्रक विहीन होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एक चीज है कि आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है या ब्लड का लाल रंग क्यों होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है, आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा दोनों का एक ही आंसर है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में भी क्या चीज होती है, हीमोग्लोबिन भी 2 चीज से मिलकर बना होता है। एक तो हीम शब्द जो है वो यहां आयरन के लिए यूज हो रहा है, आयरन को हीम बोलते हैं। और दूसरा जो ग्लोबिन शब्द है ये ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होती है, उसके साथ में जब आयरन मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल वर्णक बनता है और वो आरबीसी के अंदर स्टोर हो जाता है। और आरबीसी क्योंकि ब्लड में है और इसीलिए आरबीसी का रंग लाल हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण, और आरबीसी ब्लड में है तो आरबीसी के कारण ही रक्त का रंग लाल हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक चीज और पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, लाइफ स्पैन कितना है, कितना दिन तक जिंदा रहती है। तो आपको बोलना पड़ेगा 120 डेज, 120 दिन इसका जीवन काल है। और आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहां पे होता है, ग्रेवयार्ड के कहां पे जाके मर जाती है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा, स्प्लीन। देखिए अगर ये हमारा पूरा सिस्टम है, इसमें डायफ्राम यहाँ है, फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है, नीचे साइड में स्टमक है, आमाशय आपने देखा होगा, और आमाशय के पीछे की तरफ एक छोटी सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं स्प्लीन या उसको बोलते हैं तिल्ली, और हिंदी में बोलते हैं उसको प्लीहा। तो वहां पर जाकर आरबीसी मर जाती हैं। और जन्म होने के बाद यानी कि जन्म जब हो जाता है, जन्म से पहले भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण हो रहा है लीवर में और स्प्लीन में यानी कि यकृत में और प्लीहा में। पर जन्म लेने के बाद आरबीसी का जो कब्रगाह बन गया वो प्लीहा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और आरबीसी का निर्माण जन्म के बाद हो रहा है रेड बोन मैरो में। देखो आपने हड्डियां देखी होगी आसपास भी, हमको पड़ी दिखाई दे जाती है। जो आप में से नॉन वेजिटेरियन होंगे वो अच्छे से जानते होंगे।
और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होगी उन्होंने देखा होगा कुत्ते उठा के घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उठा के कहीं भी डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो पूरी तरह से ठोस नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, उसमें अंदर एक कैविटी होती है, अंदर एक स्पेस होता है। देखिए जैसे कि पूरी बोन ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, तो बोन के अंदर मैंने एक रेड कलर से ये कैविटी दिखाई है, ये एक बोन मैरो है, बोन मैरो। तो बोन मैरो भी दो तरह का होता है, एक तो रेड बोन मैरो होता है यानी कि लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा, और एक होती है येलो बोन मैरो यानी कि पीत अस्थि मज्जा। तो पीत अस्थि मज्जा हमेशा होती है हड्डी के अस्थि के कोने के भाग में यानी छोरों पर, और लाल अस्थि मज्जा होती है बीच में। तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन परिवहन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसके ट्रांसपोर्ट का काम करता है? ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी O2 और CO2 को परिवहन का काम करता है और उनको लाने ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में मिलता है, ऑक्सीजन हमने ली और हमारे फेफड़ों में, आप सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। देखो जो प्योर ब्लड होता है उसका मतलब ये है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड, यानी उसमें CO2 मिला हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें नहीं है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो एक पदार्थ बनता है, एक तत्व बनता है, एक यौगिक बनता है जिसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको HbO2 कहते हैं। हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलता है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसके बाद हम सीधे आते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स पे या व्हाइट ब्लड सेल्स पे, जिनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये भी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन, और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, बोन मैरो में ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब जो WBC होती है वो दो तरह की होती है, एक तो कणयुक्त होती है, एक कणविहीन होती है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको किसी अच्छे से लेक्चर में दूंगा। फिलहाल हम सीधे फैक्ट को टारगेट कर रहे हैं, सीधे फैक्ट को, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास और वीडियो भी लंबी हो जाएगी और समय भी इतना नहीं है। तो आप सीधे फिलहाल इस समय फैक्ट को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे कभी हम डिस्कस करेंगे। तो WBC दो तरह की होती है, कणयुक्त होती है, कणविहीन होती है। कणयुक्त में जो 3 तरह की होती है, एक तो होती है बेसोफिल्स, दूसरी होती है इयोसिनोफिल्स, और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। कणयुक्त में कौन सी आती है? बेसोफिल्स, दूसरी होती है इयोसिनोफिल्स, और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। और कणविहीन में आती है लिम्फोसाइट्स, और 5वीं आती है मोनोसाइट्स। कणविहीन में आ रही है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके WBC से बन के आते हैं वो ये है कि आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, या आकार में सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, क्योंकि WBC का टेक्निकल नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो पेपर में पूछेगा कि आकार में सबसे बड़ी WBC या ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार में होती है, तथा संख्या में सर्वाधिक कौन सी होती है? ये न्यूट्रोफिल्स होती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरी प्रकार की कणिकाएं हैं वो है प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखिए कार्य मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का बनने में, यानी ब्लड के क्लोट होने में मदद करती हैं। जब चोट लग जाती है तो 2 से 7 मिनट के अंदर किसी भी चोट वाले स्थान पर एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिसको हम ब्लड क्लोट बोलते हैं, ब्लड की क्लोटिंग बोलते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। और इनका जो जीवन काल है वो है 7 से 8 दिन। ये 7 से 8 दिन तक ही जीवित रहती हैं। और इनकी संख्या से प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी संख्या होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब प्रति घन मिलीमीटर ये आप सबको पता होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा गला खराब हो जाता है तो उसकी वजह से बन जाती है दिक्कत।
संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और कार्य मैंने आपको बता दिया रक्त का थक्का बनने में सहायक है। मैंने आपको विटामिन की वीडियो प्रोवाइड कराई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए बायोलॉजी की, उसमें आपको मिल जाएगी। साथ में एक चीज भी है कि उसमें विटामिन के का मैंने आपको नाम लिया था, तो विटामिन के क्या काम करती है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। जब कभी मैं आपको एक्सप्लेन से टॉपिक समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि विटामिन के और प्लेटलेट्स किस तरह से सहायता करती हैं रक्त का थक्का बनाने में। और डेंगू जो कि एक वायरल डिजीज है, डेंगू वायरस होता है, उसका कारण उसमें प्लेटलेट्स ही डाउन होती हैं, उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, यानी रक्त समूह से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो आपको सीधे बोल देना है कार्ल लैंडस्टीनर। पिछली बार ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और आरपीएफ में टेक्नीशियन का पेपर, एएलपी का पेपर, हर पेपर में ये सब क्वेश्चन मिले हैं, तो आपको ये करके ही जाने हैं। तो आपको क्या काम करना है, बोलना है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर। और अभी तो 4 ब्लड ग्रुप हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के भी ज्यादा हो जाते हैं, पर बेसिकली 4 हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। पर कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने केवल 3 ही खोजे थे, जो थे ए, बी और ओ। ए, बी और ओ ये 3 थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वदाता कौन है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, जनरली पूछेगा तो ओ बोल देना है कि ओ सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है। पर और ज्यादा डिफाइन करने का पूछेगा तो आप ओ नेगेटिव बोलना। ओ में भी 2 हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको बोलना पड़ेगा ओ नेगेटिव है। और उसमें बात सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा ए बी। ए बी सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव या ओ कैसा है, सर्वदाता है। उसके बाद आगे एक और खोज हुई आरएच फैक्टर की, आरएच कारक की, जिसकी खोज हुई थी रीसस बंदर में। रीसस बंदर में इसकी खोज हुई थी, और इसकी खोज करने का श्रेय एक तो कार्ल लैंडस्टीनर है, साथ में वीनर है। तो आपको याद रखना है आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है, वीनर और लैंडस्टीनर। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके ब्लड से रिलेटेड, आपको ये करके ही जाने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लेक्चर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय मैं आपको बहुत ही वाइड नॉलेज, बहुत ही जेन्युइन नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट में करके मुझे जरूर बताइए। आपकी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।